सभी को लास्ट क्लास की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि भारत में कितने प्रकार की पार्टियां होती हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टी। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, क्षेत्रीय और पंजीकृत और गैर पंजीकृत पार्टी किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और राष्ट्रीय पार्टी कितने प्रकार की हैं उन सब के बारे में पढ़ा था, जैसे कि बीजेपी पार्टी, ठीक है, और बीएसपी थी और नेशनल कांग्रेस पार्टी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए, अब जो पार्टी है वो है हमारे राज्य क्षेत्रीय दल की पार्टी। और क्षेत्रीय दल हम किसे कहते हैं उसके बारे में भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, अब ये जो पार्टियां बता रखी हैं, जैसे कि एसपी है, बीकेडी है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, बीएलडी तथा जनता दल, ये अलग अलग वर्ग और अपनी अपनी इच्छाओं के लिए आंदोलन किया है इन्होंने, और इन्होंने अपना एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्वरूप बनाया है अपना। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको पढ़ के ही सारी चीज़ें समझ आएगा। चलो, समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय जनता दल बिहार और यूपी में सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया की उपज है। ठीक है, तथा दोनों पार्टी के नेताओं ने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब ये जेपी आंदोलन क्या है? ये जेपी आंदोलन तब चलाया गया था जब इंदिरा जी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम का है ये। उससे पहले हमारे देश में आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो ये उस टाइम पीरियड में ही कुछ पार्टियां उभर के सामने आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें सारी बातें बताई हैं। ठीक है, जिसमें ये बताया कि लालू प्रसाद जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जनक माने गए हैं। ठीक है, तो ये समझ आ रहा होगा आपको। जैसे हमारे देश में अलग अलग मांगें समय के अनुसार चलती रहती हैं, तो उन मांगों को पूरा करने के लिए अलग अलग दल बनते रहते हैं। ठीक है, कुछ पंजीकृत हो जाते हैं या कुछ आगे चल के क्षेत्रीय या राज्य स्तर की पार्टियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें, जैसे अब इसमें डीएमके है, तमिलनाडु का इलाका है सारा का सारा, इन्होंने भी आंदोलन किया था। ओके, इन्होंने इसका जिसका उद्देश्य था, देखो यहाँ पे लिखा, द्रविड़ों तथा ग्राम ब्राह्मणों को आत्मसम्मान दिलाना, यानी कि जो व्यक्ति क्या कहते हैं ब्राह्मण नहीं है, बाकी जो वर्ग बच जाते हैं उनके लिए फ़ाइट वगैरह करना। तो इस तरीके से पार्टी के अपने अपने एजेंडा रहे हैं जो आगे चल के राज्य स्तर की पार्टियाँ बनी हैं। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेना। अब देखो, जैसे कि आम आदमी पार्टी आ गई। आम आदमी पार्टी आप सबको पता है, अन्ना हजारे के टाइम पीरियड में हुआ था ये देखो यहाँ भी लिखा है। ये आंदोलन अन्ना हजारे ने 2011 में चलाया था, और ये आंदोलन किसके खिलाफ था? गठबंधन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के जनक थे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभर के सामने आए। ठीक है, आम आदमी पार्टी अन्य पार्टी से अलग है क्योंकि यह विचारधारा पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये विचारधारा पे नहीं है। जैसे अलग अलग आप पार्टी देखोगे जो किसी न किसी अलग विचारधारा को संबोधित करती है। कोई दलितों के लिए फाइट करती है, कोई एक तरह से किसी पे अत्याचार हो, किसी के राइट्स की मांग करती है, या कुछ व्यवस्था में सुधार की मांग करती है, इक्वेलिटी की मांग करती है। तो इस तरीके से, और ये जो पार्टी है यानी आम आदमी पार्टी जो है, भ्रष्टाचार के ऊपर फाइट करती है, यानी भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। जैसे कहते नहीं, इन्होंने आपने भी देखा होगा जब भी इंटरव्यू वगैरह आता होगा, जब भी कभी भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपना जो भी नारा वगैरह होता है, तो बोला जाता है कि नीयत साफ़ होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से भ्रष्टाचार वाली ही बात कर रहे होते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये उसके लिए, ये किसी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति आंदोलन को प्रतिबंधित नहीं करती, यानी कि इसका कोई एजेंडा नहीं है कि हम इस समुदाय से हैं या उस समुदाय से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सारे लोग हैं इकट्ठे। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने 2 बार दिल्ली में सरकार बनाई, 2013 और 15। इसने 2015 में हुए चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ठीक है, आपको लग रहा होगा 2013 से 15 वो आपको पता है ना, सरकार बनी थी, फिर इस्तीफा दे दिया था, फिर दोबारा से पार्टी बनी थी। ओके, आपको शायद पता ना हो, आप इतना इन्वॉल्व नहीं रहते इन सब चीज़ों में। चलो कोई नहीं, अब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ रहे हो तो इन्वॉल्व रहना पड़ेगा आपको। पार्टियों के आपको नेचर भी पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, अगर आप आगे चल के कुछ करना चाहते हो तो। चलो, फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार जीत गई। ठीक है, लोग 70 सीटें हैं। चलो,
अब यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल, ये शिरोमणि अकाली दल सिख आंदोलन की उपज है जो कि 1950 के गुरुद्वारों में महंतों खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो इस पार्टी में जो भी है ये सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, और सिख सेना के बारे में आपको पता ही है, राज ठाकरे जी। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र के लोगों के लिए बात की जाती है। ठीक है, तो इसमें वो सारी बातें हैं। फिर ये आ जाता है पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत पार्टी। देखो ये आपको ना रीडिंग तो करनी पड़ेगी बुक्स की, हर चीज़ को नहीं पढ़ा के समझाया जा सकता, क्योंकि ये वन टाइम रीडिंग है, आप एक बार पढ़ के समझ जाओगे। चलिए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखो इसमें आ गया एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय पार्टी के, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस का परूद कैसे आया था और कांग्रेस प्रणाली का पतन कैसे हुई, ये सब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, जहाँ पे बीजेपी सरकार का उदय होता है, फिर वो आपस में ही टूट जाती है, फिर गठबंधन होता है जिसमें दो पार्टी आते हैं, यूपीए और एनडीए का गठबंधन। ठीक है, यूपीए और एनडीए जिसमें एक क्या कहते हैं बीजेपी का समर्थन होती है और एक कांग्रेस का होता है। पहले की वीडियो बस ये होता है कि यूनिट अलग अलग है, टॉपिक तो एक ही है, टॉपिक एक ही होता है, बस उसको थोड़ा सा सेपरेट कर करके अलग अलग उसमें बांट दिया गया चैप्टर्स में। देखो यहाँ पे ये टॉपिक शुरू होता है हमारा, कांग्रेस प्रणाली का पतन और गैर कांग्रेसी तत्वों के उदय। यहीं से बहुत सारी पार्टियाँ निकलती हैं। ठीक है, जब चौथा आम चुनाव होता है तो कांग्रेस टूट जाती है। इसमें सिंडिकेट भी होता है, सिंडिकेट कांग्रेस, आपको पता है सिंडिकेट कौन है, कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व नेता होते हैं। फिर एक तरफ इंदिरा गांधी हो जाती, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, इन सब के बारे में भी आप पढ़ चुके हो। चलो, गठबंधन दलीय व्यवस्था का उदय। ठीक है, गठबंधन दलीय व्यवस्था का उदय, इसमें गठबंधन की स्टार्टिंग हो गई थी और उसका जो मेन रोल जो स्टार्ट होता है वो 1989 से स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसके अंदर यूपीए की सरकार आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कांग्रेस द्वारा यूपीए का नेतृत्व किया गया था। फिर एनडीए का नेतृत्व किसके साथ किया गया था, बीजेपी पार्टी के साथ। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा है भारतीय दलीय प्रणाली की सीमाएं क्या हैं। चलो इसको ज़रा सा देख लो, लेकिन इसको भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं अब सीधा स्टार्ट करूँगा अगली यूनिट से, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। अब हम इसके बाद मतदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके अंदर क्या है, भारतीय दलीय प्रणाली की सीमाएं। और मेरी बातें वही बच्चा समझ पाएगा जो पहले से सारी वीडियोस देख के आ रहा है और जो नोट्स बना रहा है। जब वो अपने नोट्स देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि ये मैंने सारा पहले पढ़ लिया है, बस थोड़ी सी बुक की रीडिंग मार के ये चीज़ें पार्टी जो अलग अलग क्षेत्रीय दल की पार्टी है उसे देख के पढ़ के समझ लेगा। चलो, भारतीय दलीय प्रणाली की सीमाएँ, एक सुगठित संगठन, विचारधारा, आंतरिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक नेतृत्व और नीतियों तथा कार्यक्रम, लोकतंत्र में राजनीति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। कहने का मतलब है हमारे यहाँ लोकतंत्र के अंदर ये और जो पार्टियां हैं उन सब के अंदर ये सारी चीज़ों का क्या है, मिश्रण है, अलग अलग विचारधाराएँ, सब कुछ शामिल होता है इसके अंदर। भारत में अधिकांश राजनीतिक दल आमतौर पर इन मापदंडों को पूरा नहीं करते। ठीक है, सही बात है, क्योंकि देखो इसमें क्या हर चीज़ का मिश्रण होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे राजनीतिक पार्टी क्या एक अलग अलग विचारधारा समुदाय को रिप्रेजेंट करने लग जाती हैं। बल्कि लोकतंत्र में क्या है कि हर प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं, ये है, तो ये लाइन बोली गई है। हालांकि कुछ पार्टियों के संगठन होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टी जो है संगठन होते हैं, लेकिन सभी तरह की पार्टी राष्ट्रीय, राज्य या उपेक्षाकृत पार्टी, राष्ट्रीय, राज्य बोले या ये पार्टी बोले, व्यक्तित्व के पीछे मिलजुल कर रही हैं। राज्यों के अधिकांश दलों को उनके नेताओं द्वारा ज्ञात है कि उनकी नीतियों या राजनीतिक दलों के रूप में उनकी नीति या पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, यानी कि उनके अंदर डेमोक्रेसी, मतलब कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं होता, ये सब पता है उनको, जिसमें निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से नहीं लिए
कहाँ गया गिरा, जिसमें निर्णय लोकतंत्रीय ढंग से नहीं लिए जाते या पार्टियों के भीतर व्यक्ति या व्यक्तियों के बड़े बड़े जो समूह होते हैं ना, वो डिसीज़न लेते हैं। ये सब आपको पता है कि आज के टाइम में जो भी पार्टियां बनती है, जो चेहरा सामने दिखते हैं वो डिसीजन नहीं लेते, लेकिन जो बाद में बैठ के जो कमेटी बैठती है, इनकी जो प्राइवेट पूरी तरीके से प्राइवेट होती है, हाइड होती है, यानी कि जो बड़े पर्सन होते हैं, पार्टी के छुपे नेता जो होते हैं, वही मेन डिसीजन ले रहे होते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, ये राजनीति के भी लोग हो सकते हैं या कोई बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्टी कुछ पार्टियों सभी के बनाए समाज के विशेष वर्गों के हितों में को उठाती है, यानी जो बड़े लोग हैं ना, उन्हीं के हित के ऊपर ज़्यादा पार्टियां बात करती हैं। भारत ने नेहरू के बाद के युग में पार्टी की संरचना ढांचा का कमज़ोर होना शुरू हुआ। गुटबाजी और आंतरिक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप भारत में पार्टियों के बीच फूट हुई और गुट बने, यानी कि आपसी लड़ाई के चक्कर में बहुत सारी पार्टियां आपस में टूट गई। राजनीतिक दलों, अपराधियों, कॉरपोरेट सेक्टर और भ्रष्टाचार के बीच संबंध भारत में दलीय प्रणाली सीमित बनाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कराओ, उसके लिए पैसा चाहिए, हर आम किसी पार्टी के पास इतना पैसा होता नहीं है। भारत इतना बड़ा देश, तो पैसा चाहिए होता है, तो ये भ्रष्टाचार यही तरीके से पैसा आता है, कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा आता है, तो गवर्नमेंट को उन्हीं के लिए नीति वगैरह बनानी पड़ती है। तो भारतीय दलीय प्रणाली बहुत ही पीछे रह जाती है। बस यही सीमाएँ, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो ठीक है, हम मिलेंगे अब सीधा हम अपनी पार्ट बी के साथ, जो किताब है ओके उसके साथ, जिसमें हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे, मतदान के बारे में। ठीक है, चलिए।